Good evening, welcome back to Perfection IAS. So today's topic is Quad, and before starting Quad, so this is third topic in series. First topic we have done so far is Global South. With G20 we had done. Second topic, what was the second topic? Today's topic is Quad. And second topic was SCO. So this is third topic in the row. So before starting Quad, देखो इस टॉपिक को बताने का जो मेरा पर्सपेक्टिव रहेगा फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ऐसे तो इस टॉपिक में वी कैन टेक 5 आवर और 6 आवर क्लास, राइट? बिकॉज इंडो पैसिफिक नाउ डेज इज वन ऑफ द मोस्ट वाइब्रेंट टॉपिक इन इंटरनेशनल रिलेशंस. And so whatever we will look all in these PPT will cover the entire points from the point of view of your syllabus. So Quad की अभी मीटिंग हुई थी, हमारे 4 प्रधानमंत्री ये लोग मिले. Why this is news? Because the Prime Minister of India participated in the third in-person leader summit in Hiroshima, Japan, held in May 2023. मोदी जी ऑस्ट्रेलिया से कौन था? एल्बनीज. यूएस से जो बिडेन और जापान से किशिदा, फूमियो किशिदा, राइट? सो क्वाड देखिए, ये और ऑर्गेनाइजेशंस जैसे एससीओ मैंने आपको बताई, ये कोई एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक डायलॉग पार्टनर लोगों का ग्रुप है. कैसे बना इसको हम डिटेल में देखेंगे कि 2004 की जब भारत में सुनामी आती है, उसके बाद में ये 4 कंट्री लोग मिलते हैं एक दूसरे को डिजास्टर मैनेजमेंट में हेल्प करने के लिए. फिर बाद में 2007 में जो जापानीज प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो आबे, उन्होंने एक आइडिया दिया कि क्यों ना हम एक इस तरह का जो है एक डायलॉग पार्टनरशिप बनाएं जिसमें हम जो है चाइनीज़ काउंटर को नैरेटिव कर पाएँ, ठीक है, टू काउंटर द चाइनीज़ नैरेटिव. फिर उसके बाद हम देखेंगे कि 2007 से लेके 2013, 14, 15, 16 तक इतना कोई खास इसके ऊपर जो है ज़्यादा बातचीत नहीं हुई. फिर उसके बाद हम देखते हैं कि बीच में हमने देखा कि कैसे ऑस्ट्रेलिया और चाइनीज़ जो लोग थे उनकी आपस में बहुत बढ़िया अंडरस्टैंडिंग थी, क्योंकि आपको मालूम होगा कि ऑस्ट्रेलिया के बगल में एक आइलैंड है सोलोमन आइलैंड्स, वहाँ पे चाइनीज़ लोगों ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया हुआ था. ऑस्ट्रेलिया में भी चाइनीज़ लोगों का बहुत सारा इन्वेस्टमेंट था. तो कैसे फिर कोविड के टाइम पे ऑस्ट्रेलियन और चाइनीज़ काउंटर पार्ट का जो रिलेशनशिप था कोविड के बाद में ख़राब हो गया, क्योंकि कोविड से पहले ऑस्ट्रेलिया जो था वो he was not in the position to go with this specific grouping Quad, because वो लोग अपना जो है चाइना के साथ रिश्ता खराब नहीं करना चाहते थे. उनका चाइना के साथ बहुत अच्छा रिश्ता चल रहा था. ह्यूज चाइनीज इन्वेस्टमेंट वर देयर इन ऑस्ट्रेलियन सब कॉन्टिनेंट, राइट? फिर ऐसा क्या होता है कोविड के अंदर, जिसके बाद ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री को ये बोलना पड़ता है कि जब फर्स्ट कोविड वेव आई थी कि वहाँ पे जो वुहान लेबोरेटरीज हैं उनको जाके चेक करना चाहिए दैट चाइना इज द स्प्रेडर ऑफ दिस एंटायर कोरोना वायरस. फिर इस लेक्चर में हम देखेंगे कि इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंडिया के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, फिर क्या वे फॉरवर्ड होगा, और फिर जो चाइना है इस क्वाड ग्रुप को कैसे देखता है, ठीक है? तो विल कवर अप ऑल दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, राइट? सो before starting, the quadrilateral group consisting India, Australia, Japan and US was formed in 2017, right? This is Australia, this is India, this is Japan, right? This is here, this is Australia, this is India, this is Japan and this is US, right? देखिए, ये जो बेसिकली ये क्वाड्रिलेटरल ग्रुप बना है, ये एंटायर इंडो पैसिफिक के जितने भी स्ट्रेट्स जहाँ से पूरी दुनिया का जो शिपमेंट गुजरता है, या जितने भी गुड्स कैरियर शिप्स जो हैं वो जहाँ से जाते हैं, जैसे वेदर इट इज़ फ्रॉम आई वुड से फ्रॉम स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर टू स्ट्रेट ऑफ मलाका टू पार्क स्ट्रेट, ये सारे स्ट्रेट्स को कवर करता है. एंड दे वांटेड टू हैव अ सिक्योर फ्यूचर फॉर द एंटायर this Indo-Pacific, right? This was the main narrative behind to start this group. Now it aims to strengthen the defense and security cooperation among the 4 countries. So basic guiding principle, आपको अगर कोई पूछे कि दैट व्हाट इज द मेन गाइडिंग प्रिंसिपल टू फॉर्म द क्वाड, तो आप ये लाइन लिख सकते हैं, टू
एम द स्ट्रेंथन द डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन अमंग द 4 कंट्रीज। फिर उसके बाद ऑलरेडी आई विल टोल्ड यू कि दैट इट वाज प्रपोज्ड बाय द फॉर्मर जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे इन 2007 टू चेक चाइनीज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस एंड असर्टिवनेस इन द इंडो पैसिफिक रीजन, राइट। फिर उसके बाद हम देखते हैं इट हैज अ शेयर्ड ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर द सपोर्ट फ्री ओपन प्रॉस्पेरस इंडो पैसिफिक। कहने का मतलब है ये लोग चाहते थे कि भाई, क्योंकि देखो साउथ चाइना सी के अंदर आपने देखा होगा साउथ चाइना सी में कैसे जो चाइनीज लोगों ने इतना हैवी डिप्लॉयमेंट कर रखा है अपनी शिप्स का, अपनी नेवी का, तो बहुत ही मुश्किल हो रहा था दूसरी कंट्रीज के लिए वहां पे जो है अपना व्यापार करना या अपना ट्रेड करना। दे ऑलवेज हैव अ एनवायरमेंट ऑफ एंजियस एनवायरमेंट और अ फियर एनवायरमेंट फॉर द ट्रेड। सो इन लोगों ने एक ग्रुप बनाया और जापानीज दे आर ऑलवेज दे हैड अ सपोर्ट ऑफ यूएस। तो जापान के साथ फिर इंडिया मिला एंड दे ऑल मेक टुगेदर अ ग्रुप। और फिर उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया को लास्ट में लोग ऐड करते हैं। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि मालाबार एक्सरसाइज का कितना इंपॉर्टेंट रोल है इन चारों कंट्रियों को एक साथ बैठाने में अंडर द वन टेबल, राइट। फिर उसके बाद में हम देखते हैं द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग फॉर इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट ऑस्ट्रेलिया जापान बिगेन अ कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म टू रिस्पॉन्ड द ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। 2004 में जब आपको याद होगा सुनामी आई थी तो इन लोगों ने भारत की बहुत ज़्यादा मदद की थी और इस एरिया में आपको मालूम होगा बहुत लाखों लोग जो हैं वो बेघर हो गए थे। 22 लाख लोग 2004 की सुनामी में लगभग जो है जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, ठीक है। फिर उसके बाद में है द वर्ल्ड्स मोस्ट सिग्निफिकेंट फॉर्म्स हुज work could have important ramifications to global geopolitics. The Quad journey has been far so smooth from its birth and early, say, ignominious demises in 2007 and its revival in 2017. मतलब 2007 में जब शिंजो आबे ने ये कॉन्सेप्ट दिया था उसके बाद से लेके 2017 तक ये एकदम ठंडे बस्ते में डाल दी थी इन लोगों ने। फिर 2017 के बाद में इस क्वाड का दोबारा से रिवाइवल हुआ है। स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? 2004 में जब इन चारों कंट्रीज ने, जापान ने, ऑस्ट्रेलिया ने एंड यूएस ने इंडिया की मदद की थी, राइट। और यूएस हमेशा इस तरह की ग्रुपिंग्स को जो है वो बनाना चाहता है ताकि इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर जो है हम ये लोग जो है चाइना को बहुत काउंटर कर पाए। आपको याद होगा एशियन एक ग्रुप बना था 1967 में। ये ग्रुप भी इसीलिए बना था कि यूएस ने कहा था कि ये भाई जितनी भी डेमोक्रेटिक लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं, क्योंकि यूएस कभी भी पूरी दुनिया में जो है वो ये नहीं चाहता कि कहीं कम्युनलिज्म बढ़े। और चाइना का मैंने आपको बताया एक हमेशा एक एजेंडा रहता है कि लोगों को डेबिट ट्रैप पॉलिसी में फंसाया जाए, पहले इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट किसी कंट्री में कर दें और उसके बाद जो है वो लोग डेबिट में चले जाएं, चुका ना पाएं और उसके बाद उनके नेचुरल रिसोर्सेज पे या उनके इंपॉर्टेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं उसके ऊपर वो लोग काबिज हो जाते हैं, राइट। तो ये उनका एक वे है कॉलोनियल मास्टर बनने का, राइट। तो इसीलिए इन्होंने 1967 के अंदर ये जो एशियन बनाई थी इसका मेन मकसद यही था कि भाई आपके जितने भी साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज हैं ये लोग, आप लोग एक जगह इकट्ठा हो जाइए, बैठ जाइए और जो है आपस में आप व्यापार कीजिए, ट्रेड कीजिए, उससे पूरी दुनिया फ्लरिश होगी। इनका मेन मकसद यही था कि भाई चाइना की हेजेमनी है जो इस रीजन के अंदर हम लोग नहीं चाहते हैं बनना देना। तो ये एक सबसे अच्छा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, इस क्वाड्रिलेटरल को ये लोग इस साउथ ईस्ट एशिया का नाटो 2.0 भी कहते हैं। नाटो आपको याद होगा 1949 में बनी थी यूएसएसआर के अगेंस्ट। नाटो का मेन मकसद यही था कि भाई हम में से किसी भी एक भी जो भी नाटो के अलाइड मेंबर्स हैं उनमें से अगर किसी भी एक कंट्री पे हमला होगा तो वो ये समझा जाएगा कि नाटो पे हमला हुआ है, ठीक है। और अभी आप देख रहे हो जो रशिया यूक्रेन वॉर है वो भी नाटो एक्सपेंशन की वजह से ही हुआ है, क्योंकि यूक्रेन चाहता था नाटो में ऐड होना, ठीक है, और 2-4 कंट्रीज के साथ। तो इसीलिए रशिया को ये जो रशिया ने डेटरेंस दिखाया इस चीज को लेके एंड देन दे अटैक्ड टू कीवीव, right? So this was the whole agenda. Now Australia reckoned with the influence with the East Asian power had come to exercise over its politics and economics, and the United States came to terms with the challenge posed by the China to American interest. A decade after Quad 1 point dissipated, these 4 nations found themselves ready to reassemble in order to pursue a common goal, rule based international order, freedom of navigation. कहने का मतलब है जब ये डिसिपेट हो गया था
1.0। तो फिर इन्होंने 2017 में दोबारा एक प्लानिंग की कि भाई हम कैसे फ्री ट्रेड को जो है आगे बढ़ावा दे सकते हैं, कैसे पीसफुल सेटलमेंट हो सकता है टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स का, क्योंकि आप देखो साउथ चाइना सी में या इंडो पैसिफिक सी में हर जगह चाइनीज लोगों का जो है वो डिस्प्यूट चल रहा है। और इंडिया का भी इससे जुड़ने में फायदा ये हुआ क्योंकि आपको मालूम होगा चाइना के साथ हमारा ऑलवेज जो है वो टेरिटोरियल डिस्प्यूट चलता है। जैसे अगर हम बात करें लद्दाख से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, ये वेस्टर्न सेक्टर हो गया, ये मिडिल सेक्टर हो गया और ये ईस्टर्न सेक्टर हो गया। लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक हमेशा टेरिटोरियल डिस्प्यूट देखा है हमने डोकलाम स्टैंड ऑफ देखा है, फिर उसके बाद में हमने ये गालवान वैली क्लैश देखा है। तो हमारे लिए भी इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे आना बहुत ज़रूरी था। और आप देखिए जैसे ही इंडिया ने ये क्वाड बनाया तो अब चाइना जो है वो ओपनली ये कहने लग गया है कि ये कोई एक तरह का कोई डायलॉग पार्टनरशिप का ग्रुप नहीं है, ये लोग सिर्फ हमारे को काउंटर करने के लिए इस तरह की ग्रुपिंग्स करते रहते हैं और जो है ये जो ग्रुपिंग है वो हमारे खिलाफ है। तो ये इसका होल एजेंडा है, राइट। The rise of the Quad signals an acceptance of both within and beyond the member countries of the Indo-Pacific as a strategic concept, starting with the Japanese Prime Minister Shinzo Abe confluence of the two seas before the Indian Parliament in 2007। मतलब confluence of the two seas का मतलब है किसको पीसफुल बनाना और कहाँ पे ट्रेड को फ्लरिश कराना है, बिटवीन द इंडियन ओशियन एंड द पैसिफिक ओशियन। ठीक है, तो कॉन्फ्लुएंस ऑफ दीज टू सीज, इसी को क्वाड बोलते हैं। ठीक है, 2007 में जब वो आए थे इंडिया। टुडे द क्वाड रिप्रेजेंट्स द मैच्योराइजेशन थिंकिंग बाय द मेजर पावर्स इन द रीजन। फॉर जापान यूएस देयर ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी हैज एक्सपेंडेड बियॉन्ड द नैरो confines to the Northeast Asia, and the US has declared that its sphere of interest now stretches from Hollywood to Bollywood। मतलब जापान और यूएस तो पहले से ही मिले हुए थे और अब यूएस भी ये कहने लग गया कि हमारा जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के अंदर या साउथ ईस्ट एशिया के अंदर नहीं है, हमारा जो इंटरेस्ट है वो ग्लोबल साउथ की जैसे बात करते हैं, फ्रॉम हॉलीवुड टू बॉलीवुड। मतलब ये रिलेशन है इंडिया और यूएस का, राइट। फिर उसके बाद में हम देखते हैं आगे दैट फॉर इंडिया इट्स मेंबरशिप in the Quad represent an evolution in the strategic thinking that began with the Look East policy in early 90s, and the Australia too realized the Indo-Ocean, not just the Pacific Ocean, is the critical to the national interest। ये Look East policy जो हमने बनाई थी, Act East policy ये बनाई थी साउथ ईस्ट एशिया के लिए, ये भी इसका भी एक हिस्सा यही है कि हम लोग हमेशा, इंडिया भी ये चाहता है कि जितने भी 10 एशियन कंट्रीज हैं इनके साथ भारत का एक अच्छा रिलेशन रहे, जिससे कि इंडिया के अंदर भी पीस और स्टेबिलिटी बनी रहेगी। क्योंकि हम कभी नहीं चाहेंगे कि म्यांमार के साथ, देखो म्यांमार के साथ हमारा ट्राइलेटरल कालदान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट चल रहा है, थाईलैंड के साथ हमारा चल रहा है, हम लोग वियतनाम को कितना हेल्प किए हैं कोविड के टाइम पे, कंबोडिया को हेल्प किए हैं, सिंगापुर के साथ हमारे अच्छे रिलेशंस हैं, मलेशिया के साथ हमारे रिलेशंस अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। हम हमेशा जो है वो पाम ऑयल मलेशिया सिंगापुर इसी रीजन से यहीं से लेते हैं ना। इंडिया इज द मोस्ट द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ द पाम ऑयल, राइट। सो हमारे इनके साथ जो है वो एक ट्रेड का भी रिलेशन है, और ट्रेड रिलेशन हमने इसलिए भी इनके साथ रखा है जिससे कि एक ये भरोसा जो है विश्व पटल पे हो जाए कि इंडिया इज अ वेरी पीसफुल कंट्री एंड दे डोंट वांट डिस्प्यूट लाइक चाइना इज, बिकॉज इंडिया नेवर क्लेम्स ऑन एनी सी और एनीथिंग दैट इट्स अवर। जैसे चाइना वाले कहते हैं ताइवान भी हमारा है, तिब्बत भी हमारा है, कल को नॉर्थ कोरिया भी उनका है, सब कुछ उन्हीं का है, राइट। तो दिस इज द होल एजेंडा। फिर उसके बाद में ये क्वाड के मेजर रीड आउट्स हैं, ठीक है। ये एक तन्वी मैदान की ब्रूकिंग्स में मैडम काम करती हैं, तो उनका वहाँ से ये मैंने उठाया है कि दीज आर द इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स। कहने का ये मतलब है कि क्वाड में, जैसे मैं आपको इतनी देर से बता रहा हूँ कि ये एक डायलॉग पार्टनर है, बना था किसके लिए? सिक्योरिटी पर्पस के लिए, कि इंडो पैसिफिक में सिक्योरिटी की बात करेगा और फ्री ट्रेड की बात करेगा, कि भाई फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड हो जाए, मतलब आराम से हम इधर उधर जो स्ट्रेट्स हैं उनके अंदर से, या पैसिफिक ओशियन या इंडियन ओशियन से जो हमारे शिप्स, जो कंटेनर शिप्स हैं वो आराम से। लेकिन अब फिर जैसे जैसे आगे बात बढ़ी, दुनिया ग्लोबलाइजेशन की तरफ, फास्टली दे आर मूविंग टुवर्ड्स ग्लोबलाइजेशन, तो अभी नैरेटिव चेंज हो गया। अब सिर्फ सिक्योरिटी ट्रेड इनकी बात नहीं होती है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होगी, काउंटर डिसइंफॉर्मेशन की भी बात होगी, मारटाइम सिक्योरिटी की भी बात होगी, नॉन प्रोलिफरेशन की भी बात होगी, इंक्लूसिवनेस, रीजनल सिक्योरिटी, डिजास्टर रिलीफ, एशियन सेंट्रलिटी, सिक्योर डिजिटल कनेक्टिविटी, रिकवर एंड रेजिलियंस, रूल बेस्ड ऑर्डर एंड प्रॉस्पेरिटी। बिकॉज जब तक पीस और स्टेबिलिटी
का डायरेक्टली कोरिलेशन होता है। जहाँ पीस होती है वहीं स्टेबिलिटी होती है, और जहाँ स्टेबिलिटी है वहाँ पीस ऑटोमेटिक जो है वो प्रॉस्पर करेगी। तो पीस हैज़ अ डायरेक्टली रिलेशन विद द स्टेबिलिटी। तो अब जो है एनर्जी सिक्योरिटी की भी बात करते हैं हम, क्लाइमेट चेंज की भी बात करते हैं, फिर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात करते हैं। अभी हमने बात की थी ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर से कि भाई हमारे जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर से कि हमारे यहाँ का जो रुपए कार्ड है आप उसको भी वैलिड कीजिए, हमारे यहाँ का जो UPI है उसको भी आप वैलिड कीजिए। मतलब बहुत सारे जो हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं और हम अभी इनसे डी डॉलराइजेशन की भी बात कर रहे हैं कि क्यों ना जो इंडिया की करेंसी है उसको भी एक इंटरनेशनल मार्केट में एक अच्छी पोजीशन मिले, जिससे कि हम जो है नेगोशिएट कर पाएँ चीज़ों को। जैसे हर जगह दुनिया में डॉलर में ही ट्रेड चलती है, तो अभी हम आने वाले टाइम में इंडिया भी बहुत तेज़ी से अपने इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत तेज़ी से बढ़ा रहा है, जिससे कि हमारे इकोनॉमिक प्रोडक्ट्स हैं वो भी मार्केट के अंदर प्रॉस्पेरस करें। तो ये जो अभी ये क्वाड है ये एक बहुत बड़ा एक अम्ब्रेला बन गया जिसके नीचे बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, ठीक है। फिर अब हम देखेंगे कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द क्वाड, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द क्वाड, ठीक है। नाउ विल सी द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द क्वाड कि क्वाड के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, राइट। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी डायलॉग पार्टनर्स बनते हैं तो उनका एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक एजेंडा होता है जिसको वो परस्यू करते हैं, जिसको हर मीटिंग में जो एक गाइडिंग प्रिंसिपल होता है उनके लिए, राइट। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का भी कुछ ना कुछ एक एजेंडा होगा, ठीक है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट एजेंडा जो है वो है एक तो मारटाइम सिक्योरिटी, फिर कॉम्बैटिंग द कोविड-19 क्राइसिस। जब आपने देखा होगा कि 2019, 20, 21 पूरी दुनिया जब कोरोना महामारी से पीड़ित थी, तो कैसे इन 3-4 कंट्रीज़ ने, जापान ने, इंडिया ने, यूएस ने मिल के, जैसे यूएस ने हमें Pfizer दिया, और ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट जो है हमने कैसे इनके साथ जो है मिल बैठ के की। फिर उसके बाद एड्रेसिंग द रिस्क ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्योंकि क्लाइमेट चेंज भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो जो इंडिया है उसके अंदर भी कोस्टल स्टेट्स हैं, और जो ऑस्ट्रेलिया है वो तो एंटायरली पूरा पैसिफिक ओशन से घिरा हुआ है, फिर जापान है वो भी एक आइलैंड कंट्री ही है, ठीक है। तो अगर जैसे जैसे ग्लोबल क्लाइमेट चेंज होगा, सी लेवल बढ़ेगा, तो जितने भी कंट्रीज़ हैं दुनिया के अंदर जो कि सी के आसपास हैं, वहाँ जो लाइफ है वो बड़ी थ्रेटनिंग होगी। तो ये लोग जो हैं अभी प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे क्लाइमेट चेंज को रोका जाए। ये लोग सारे जो है पेरिस क्लाइमेट डील में भी थे, फिर यूएस ने, आपने देखा होगा कि यूएस ने कैसे पीछे बैक हो गए वो इस पेरिस क्लाइमेट डील से। तो कहने का मतलब है ये लोग क्लाइमेट चेंज की भी बात करेंगे, फिर टेक्नोलॉजी इनोवेशन की भी बात करेंगे कि कैसे हमारा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत मोर रेजिलियंट हो जाए। फिर ये लोग बात करेंगे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, डेमोक्रेसी कैसे प्रॉस्पेरस हो। तो इस तरह के तमाम एजेंडा हैं, तमाम तरह के पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये आप जो है आंसर में डायरेक्टली लिख सकते हो। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द क्वाड, मारटाइम सिक्योरिटी, कॉम्बैटिंग कोविड-19, फिर क्रिएटिंग इको सिस्टम फॉर द इन्वेस्टमेंट इन द रीजन, ठीक है, कि भाई इन्वेस्टमेंट एक दूसरे में, FDI जो है फेडरल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो कैसे बूस्ट हो, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन लोग हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करें, हमारी कंपनीज उधर इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। कैसे जो है इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा हो। आपने देखा होगा जापान हमेशा हम लोगों के साथ इन्वेस्टमेंट करता रहता है, ठीक है। कितना पैसा हमको दिया, बुलेट ट्रेन जो पैसे, कितना $50 बिलियन के आसपास दिया है बुलेट ट्रेन बनाने के लिए, ठीक है। उसके अलावा भी हमें यूएस हमेशा मदद करता है वर्ल्ड बैंक से पैसा दिलवाने में, है ना। हमारे डिफरेंट IMF से ऑल्दो हम पैसा कभी नहीं लेते हैं, IMF से जो गरीब होते हैं वो पैसा लेते हैं, जैसे पाकिस्तान टाइप्स, राइट। वर्ल्ड बैंक और या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से हमको मॉनेटरी हेल्प मिलती है। हमारे जो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स होते हैं हंगर को लेके, पॉवर्टी को लेके, एजुकेशन को लेके, वाटर सैनिटेशन को लेके, जितने भी हैं क्लाइमेट चेंज को लेके, तो वहाँ हम लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं हमेशा, ठीक है। फिर हमने ये देखा एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर में भी जापानीज लोग हैं, वो सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट, जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है वो जापानीज लोगों का ही है, ठीक है। एंड ऑल्सो द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्वाड इज टू सिक्योर द रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर, मतलब एक रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर हो, प्रॉपर जो है एक डॉक्ट्राइन हो, रूल्स हो, उसी के मुताबिक काम हो, राइट। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, मैंने आपको बताया 4-5 बार बोल चुका हूँ, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन हो, एक दूसरे के जो शिप हैं वो आराम से एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट आ सकें। फिर लिबरल ट्रेडिंग सिस्टम हो, भाई एक तरह से कहने का मतलब है कहीं टैरिफ नहीं हो, मतलब बिना मतलब का कोई टैरिफ नहीं हो कि भाई आपका ये जो प्रोडक्ट है वो हम जो है उस पर 100% टैक्स लगा दिया, ठीक है।
या 50% टैक्स लगा दिया, तो काउंटर बैलेंस ऑफ ड्यूटीज भी हमको इसमें इंपॉर्टेंट देखना है। फिर उसके बाद में कंसिस्टेंटली इट इज सीन एज अ स्ट्रेटेजिक ग्रुपिंग टू रिड्यूस द चाइनीज डोमिनेशन। ये लोग, इनका मेन एजेंडा ये भी है कि ये लोग चाहते हैं कि कैसे जो चाइना का डोमिनेशन है इस एंटायर इंडो पैसिफिक ओशियन के अंदर ये कम हो, ठीक है, क्योंकि ये अगर चाइनीज डोमिनेशन इस एंटायर रीजन में कम होगा तो उससे इन सब लोगों की स्टेबिलिटी पे भी असर पड़ेगा, सिक्योरिटी पे भी असर पड़ेगा और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी होगी। तो चाइना काफी इस क्वाड से जो है वो डरा हुआ है, इसीलिए जो चाइना है उन्होंने एक 3-4 बार वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे कहा है कि क्वाड इज नथिंग दैट इज नाटो 2.0, राइट। सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ द क्वाड फॉर इंडिया, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स देख लिए, क्वाड का कैसे फॉर्मेशन हुआ 2004 में, 2007 में क्या हुआ, फिर 2017 में क्या हुआ, तो पूरी एक हिस्ट्री हमने देखी। फिर लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि 2023 की जो मीटिंग हुई है इसमें क्या इंपॉर्टेंट की टेक अवेज हैं इंडिया के लिए। फिर वे फॉरवर्ड, ठीक है। Now, what are the significance for the Quad for India? Now, countering Chinese economic military base, free and open Indo-Pacific, India is a net security provider and multipolar world. We'll start from multipolar world. What is multipolar world? पहले आपको याद होगा एक टाइम तक सिर्फ दुनिया में ब्रिटेन का राज हुआ करता था, तो था यूनिपोलर वर्ल्ड। दुनिया की जितनी भी लैंड मास है उसका 2/3 लैंड मास पे ब्रिटेन की झंडा, जो ब्रिटेन देश का झंडा है वो फहराता था। सोचो ये लोग कितने उस टाइम में कैरिस्मेटिक होंगे। आज हम ब्रिटेन के बारे में 1000 तरह की बात कह लें, 50 तरह की बात कह लें कि ब्रिटेन ने ये किया, लेकिन आप ये सोचो कि वो जो जवान लड़के 18-20 साल के उस वक्त ब्रिटेन की फौज में रहे होंगे, जिनका झंडा दुनिया की 2/3 विश्व में फहराता हो, तो कितना वो लोग पेट्रियोटिक होंगे। ऑल दो वो गलत हो सकते हैं हमारे लिए या किसी पर्टिकुलर कंट्री के लिए कि जिन्होंने जाके कॉलोनी बनाई, पर आप ये देखिए कि कितना उनमें पैशनेट थे वो लोग अपनी कंट्री को लेके, कितना ज़्यादा उनके अंदर जो नेशनलिज्म था अपनी कंट्री को लेके। तो ब्रिटेन जो था वो एक यूनिपोलर, जब तक ब्रिटेन की दुनियादारी में चल रही थी यूनिपोलर वर्ल्ड था। फिर उसके बाद जैसे आपने देखा वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ, ब्रिटेन कोलैप्स हो गया, ब्रिटेन की जो इकोनॉमी थी वो कोलैप्स हो गई और वहां से उभर के आया यूएसए और रशिया। तो वर्ल्ड हो गया बाइपोलर। दुनिया जो थी वो 2 डाइपोल्स के अंदर जो थी वो बटी हुई थी। पूरी दुनिया जो है वो दो डाइपोल्स के अंदर बटी हुई थी। फिर उसके बाद में हमने देखा 90s आते आते जब सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो गया और ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी जो थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन जो थी वो पीक के ऊपर थी, ठीक है। तो यूएस और रशिया जो था, इन लोगों का एक तरह से बोलबाला कम हो गया, ठीक है। तो आपने देखा फिर 90s के बाद में क्या हुआ, दुनिया में जैसे एलपीजी आया सब लोगों का एक अपना अपना स्टेक होल्डर हो गया। जैसे साउथ ईस्ट एशिया का भी इंपॉर्टेंस हो गया, इंडिया का भी इंपॉर्टेंस हो गया। भाई यूएस को, इंडिया को साथ रखना पड़ेगा चाइना को काउंटर करने के लिए, ठीक है। इंडिया को रशिया की भी जरूरत है, इंडिया को जापान की भी जरूरत है, जापान को यूएस की भी जरूरत है। तो मतलब इंटरडिपेंडेंस बढ़ने लगी दुनिया में। फिर उसके बाद में जो कॉन्सेप्ट आ गया वो एक मल्टीपोलर वर्ल्ड का आ गया। तो ये जो क्वाड है, ये जो इंडिया हैज सपोर्टेड ए रूल बेस्ड मल्टीपोलर वर्ल्ड एंड क्वाड कैन हेल्प इन अचीविंग इट्स एम्बिशन एंड बिकमिंग ए रीजनल सुपर पावर। क्योंकि मल्टीपोलर वर्ल्ड में हर कंट्री का एक अपना इंपॉर्टेंस होता है, ज्योग्राफिकल लोकेशन का इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जैसे सेंट्रल एशिया में अगर राज करना है किसी भी कंट्री को, तो आपको पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर स्ट्रेटेजिक कंट्रोल आपका होना चाहिए। भाई खास करके इंडिया के पर्सपेक्टिव की हम अगर बात करें तो यहाँ पे हमारा जो है वो स्ट्रेटेजिक पोजीशन होना चाहिए, ठीक है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है नाउ इंडिया एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। देखो मैंने आपको बताया कि यूएस को अगर मिडिल ईस्ट में कुछ ऑपरेशंस करने हैं
तो इंडियन ओशन की ज़रूरत पड़ेगी। भारत को अगर पैसिफिक ओशन में अगर कोई काम है तो जापान की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। यूएस को जापान की ज़रूरत पड़ेगी, इनकी शिप्स आके रुकती हैं एक दूसरे के यहाँ, ठीक है। शिप्स ख़राब हो जाती हैं, रुकती हैं तो डॉकयार्ड पे, बंदरगाह पे ख़राब होती हैं, डीजल भरा जाएगा, पेट्रोल भरा जाएगा, जो भी XYZ जिस भी एनर्जी से वो चलती हैं, ठीक है। एक रिपेयरिंग वाला काम होता है वहाँ पे, तो एक दूसरे की इंपॉर्टेंस है। अभी समझ रहे हैं आप मेरी बात, डॉकयार्ड्स की इंपॉर्टेंस जैसे जैसे बढ़ी। अच्छा, दूसरी बात, नेवी का भी इंपॉर्टेंस है भाई, जहां जहां समुद्री रास्ते हैं वहां तो नेवी सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, तो इंडिया विल प्रोवाइड ए नेट सिक्योरिटी टू ऑल दीज कंट्रीज, एंड ऑल दीज कंट्रीज with vice versa they will provide security to the the Indian infrastructure। फिर फ्री ओपन इंडो पैसिफिक ट्रेड की बात करते हैं हम लोग कि भाई देखो, जब टू दे सबमिट वाउ टू स्ट्राइव इन इंडो पैसिफिक रीजन दैट इज फ्री ओपन इंक्लूसिव एंड अनकंस्ट्रेंड बाय कोरिजन। मतलब इंक्लूसिव होनी चाहिए, सबको साथ लेके चलनी चाहिए, अनकंस्ट्रेंड मतलब किसी भी तरीके की कोई भी रुकावट नहीं होनी चाहिए किसी के भी कारण। एंड द एस्पेक्ट्स ऑफ बिकम इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया इन द वेक ऑफ चाइनीज एग्रेसिवनेस, कोरेसिव नेचर इन द स्ट्रेटेजिक इंडो पैसिफिक। इसलिए भी जरूरत हो गया क्योंकि चाइना का बहुत ही एग्रेसिव नेचर है, और चाइना ने खास करके इस क्वाड को जो है नाटो की, जैसे आपको मैंने बताया कि नाटो 2.0 की जैसे वो इसको देखते हैं, तो इन्होंने जो है बहुत सारे ब्लॉकेड्स करने की कोशिश की बहुत सारी कंट्रीज के साथ मिलके। जैसे मैंने आपको बताया 2017 से पहले ये लोग ऑस्ट्रेलिया के साथ भी इनका बहुत अच्छा रिलेशन था, कोविड के बाद में वो रिलेशन खराब हुआ, तो ऑस्ट्रेलिया वाज हेजिटेटिंग टू जॉइन दिस ग्रुप। तो ये सारे लोग मिलके ही ओपन फ्री ट्रेड, अभी तो ये लोग सब मिल गए हैं, ठीक है। अभी आपने देखा होगा रिसेंटली एक सबमिट हुई थी जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने ये, अभी जैसे आपको मालूम होगा, पहले इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे ऑस्ट्रेलिया गए थे, हाँ, फिर यूएस गए थे, फिर इजिप्ट गए थे, और अभी तो फ्रांस, बीच में ओशियाना के कंट्री पापा न्यू गिनिया में भी गए थे, ठीक है। तो ये सारी कंट्रीज जो हैं दे आर ऑल्सो, मतलब फ्यू कंट्रीज एंड नाउ दे आर ऑल्सो विलिंग टू ज्वाइन दिस ग्रुप क्वाड। अभी ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा था एक सबमिट में कि नाउ क्वाड इज ओपन फॉर अदर कंट्रीज ऑल्सो, राइट। सिर्फ 4 तक, अब क्वाड प्लस की बात होने लगी है, नया कॉन्सेप्ट है क्वाड प्लस, मतलब और कंट्रीज को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, बिकॉज हम नहीं चाहते कि जो चाइना का जो हेजिमनी है, या चाइना का जो कोरेसिव नेचर है, या जो चाइना का एग्रेसिव नेचर है जो है वो इस रीजन में रहे। और इस रीजन में अगर चाइना का ये एग्रेसिव रीजन रहा तो इस पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है उसमें इफेक्ट पड़ेगा, और खास करके ये जो बड़े सुपर पावर कंट्रीज हैं, या जो खास करके जैसे यूएस बहुत बड़ा डेवलप्ड कंट्री है, उसका जो इकोनॉमी का 50 to 60% आप समझ लीजिए जो ट्रेड डिपेंड करता है वो सी रूट्स पे डिपेंड करता है। तो वो लोग कभी नहीं चाहेंगे कि किसी भी ओशन में जब उनका शिप जाता हो तो किसी भी प्रकार की उनको दिक्कत हो। ऐसे ही जापान की पूरी इकोनॉमी सी की वजह से चल रही है, ठीक है। फिर काउंटरिंग चाइनाज इकोनॉमिक एंड मिलिट्री राइज एज ए मेंबर ऑफ क्वाड इन द event of rise in the Chinese hostilities on border, India can take support of other Quad nations to counter it। अच्छा, कहने का मतलब है अगर बॉर्डर एरियाज में कुछ भी डिस्प्यूट होता है तो कल को जो है वो क्वाड नेशंस की हेल्प भी ले सकता है। तो ये भी एक चाइना को एक धक्का है, चाइना को एक डर है कि कल को क्वाड, क्योंकि यूएस और जापान, यूएस तो चाहता ही है कि इंडिया कभी उनको एक बार जो है चाइनीज प्रोवोक करें इंडिया को, और इंडिया एक बार उनको बस मदद मांग ले हेल्प के लिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो देन दे विल शो दैट व्हाट इज द गेम, राइट। तो ये एक हम इसको एज ए यूज कर सकते हैं डेटर करने के लिए, डेटरेंस पावर के रूप में इसको हम देख सकते हैं। और मालाबार एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताई ये भी एक इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये 4 देश जब आपस में मालाबार एक्सरसाइज करते हैं, इंडो पैसिफिक ओशन में धनाती हुई शिप्स जब घूमती हैं, तो चाइनीज लोगों का बड़ा दिल धड़कता है इन चीज़ों को देख के कि दे आर, मतलब नाउ दे डोंट हैव हेजिमनी मोर, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इंडो पैसिफिक, राइट। क्योंकि चाइना का आपको मालूम है वो हमेशा उनका नेचर है कि ये छोटे मोटे कंट्रीज हैं बेचारा, इनको डराने धमकाने का, ठीक है। फिर पोस्ट कोविड डिप्लोमेसी हम देखेंगे, देयर हैव बीन डिस्ट्रप्शन ऑफ द सप्लाई चेन अक्रॉस द वर्ल्ड ड्यू टू द पैंडेमिक एंड दिस माइट रिजल्ट इन द ओवर डिपेंडेंस ऑफ द चाइना फॉर ग्लोबल वैल्यू चेन। क्वाड का मिलना इसलिए भी जरूरी हो गया क्योंकि देखो, एक तो इन्होंने क्या किया, कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैलाया। अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है कि वो, मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो कोरोना वायरस है वो वुहान की लेबोरेटरी के अंदर ही जिसको है
इसको जनरेट किया गया है और वहीं से पूरी दुनिया में फैला है। डिफरेंट थ्योरीज हैं, विल नॉट गो इनटू दिस, बट ये तो श्योर है कि वुहान से ही पहला कोरोना केस आया था और वहीं से पूरी दुनिया में फिर बाद में फैला। ठीक है, तो कहने का मतलब जब ये पेंडेमिक था तो चाइना का मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है दैट इज़ वेरी लार्ज। दुनिया की जितनी भी टॉप ग्लोबल कंपनीज हैं उनका, दुनिया की कोई शायद ऐसी बड़ी कंपनी नहीं होगी जो चाइना में अपना मैन्युफैक्चरिंग नहीं करवाती, बी इट एप्पल, बी इट सैमसंग, बी इट डेलॉयड, बी इट डेल, बी इट एनी कंपनी, HP, जितने भी फ़ोन्स होते हैं वो भी असेंबल वहीं होते हैं, जितने भी कैमराज हैं या जो भी डिजिटल इक्विपमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़, तो वो उनको ये लगा कि यार कल को अगर ये हो गया, पूरी दुनिया में कोविड फैला और ये वैक्सीन का अगर स्टॉक कर लेंगे तो पूरी दुनिया मर जाएगी। तो इन लोगों ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्ट किया, फिर एक दूसरे की मदद स्टार्ट की। तो यहाँ ये जो कोविड के बाद ये जो डिप्लोमेसी, मतलब इसको पोस्ट कोविड डिप्लोमेसी, मतलब कोविड के बाद में इन कंट्रीज को एक दूसरे की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंस पता चली। और खास करके आपको मालूम होगा कोविड के बाद में इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की कितनी वैल्यू बढ़ गई है। 100 से ज़्यादा देशों को मैं हमेशा कहता हूं इंडिया ने वैक्सीन प्रोवाइड की मैत्री प्रोग्राम में। ठीक है, नाउ under this such situation, India should use its diplomacy with Quad Group to establish a base for its expertise manufacturing sector. ये already मैं बता चुका हूँ. Further, Japan and US wanted to shift their manufacturing companies out of the China in order to curb its imperialistic behavior, which could be capitalized by India as well. मतलब अब US और जापान ने, ऑस्ट्रेलिया ने सोचा कि भाई हमारी जितनी भी कंपनीज को ऑर्डर हम देते हैं या जो हमारी मतलब हर कंट्रीज की जो फार्मास्यूटिकल बनवाती है वो चाइना से बनवाती थी पहले, मतलब फैक्ट्रीज उनकी सब की वही थी। तो उनको लगा कि यार ये तो ओवर डिपेंडेंट हो जाएगा, और ये जो ओवर डिपेंडेंस हो जाएगा और इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है वो अभी ग्रोइंग स्टेज पे और बहुत तेजी से भी बढ़ रही है। तो इंडिया के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी थी कि ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो इंडियन इंडस्ट्री को मिले, तो उससे इंडिया की इकोनॉमी भी बूम होगी। तो आप देख सकते हैं आपदा में अवसर हो गया ये तो हमारे लिए। नाउ हाउ चाइना परसीव्स दिस क्वाड, मतलब चाइना क्या सोचता है इस क्वाड के बारे में, राइट। नाउ द चाइना इनिशियली अपोज्ड टू फॉर्मेशन ऑफ द क्वाड इन द 13 ईयर्स सिंस बीजिंग्स पोजीशन हैज नॉट चेंज। स्टार्टिंग से जो चाइना का पोजीशन था कि भाई ये नाटो है हमारे खिलाफ, और अभी तक उनका एक पोजीशन है, वो स्ट्रेटेजिक पोजीशन अभी भी वो उसी पोजीशन पे है। Now in 2018 the Chinese Foreign Ministry referred the Quad as a headline grabbing idea. After the joint statement was issued earlier this year, the Chinese Foreign Ministry accused the group of openly and instigating discord among the regional powers in Asia. मतलब चाइना ये कह रहा है कि आप आपस में हमारे एशियन कंट्रीज को भड़का के लड़वाना चाह रहे हैं, ये आरोप लगा रहा है यूएस के ऊपर और जापान के ऊपर कि आपके स्क्वाड की वजह से एशिया के अंदर स्टेबिलिटी की बजाय डिसेबिलिटी बढ़ेगी, डिसहार्मनी बढ़ेगी। मतलब ऐसा चाइनीज़ लोग कहते हैं, उनका ये पर्सपेक्टिव है, क्योंकि वो तो कभी नहीं चाहेंगे कि हम यूएस के साथ डील करें, जापान के साथ डील करें, ऑस्ट्रेलिया के साथ डील करें। मतलब उल्टा वो ये ज्ञान दे रहे हैं कि आप लोग अगर एक तरफ साथ में बैठोगे ये इस अंडर वन अम्ब्रेला, तो इससे एशियन जो कंट्रीज़ हैं, जो एशिया के अंडर हैं या साउथ ईस्ट एशिया में, इसमें एक तरह से जो है अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी, आपस में एक तरह से मतलब एनिमिटी की भावना बढ़ेगी। फिर उसके बाद चाइना सीज द एग्जिस्टेंस ऑफ द क्वाड एज अ पार्ट ऑफ लार्जेस्ट स्ट्रेटेजी टू इनसर्कल चाइना। अरे ये लोग तो खुद कर रहे हैं एक दूसरे, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी, दूसरों को ज्ञान देने से पहले खुद देखिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी आपका क्या है। क्यों आप जो पूरी दुनिया में जो है वो एक इनसर्कल बनाना चाह रहे हैं, यहाँ भी पोर्ट बनाना चाहते हैं, इधर भी बनाना चाहते हैं, ग्वादार में भी पोर्ट बनाना चाहते हैं, आप तो इंडिया को घेरने की तैयारी में, हम्बन टोटा में भी पोर्ट चाहते हैं, बांग्लादेश में भी आप चाहते हैं, म्यांमार में भी आप कुछ ना कुछ चाहते हैं। आपका तो खुद का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी था, तो अभी आप तो एटलीस्ट चाइना इज नॉट इन द पोजिशन टू सेइंग दैट दे आर इनसर्कलिंग इन चाइना। मतलब ये लोग पूरी दुनिया को जब इनसर्कल कर रहे थे तब कोई बात नहीं, जब ये लोग आपस में चारों मिल गए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएस, जब ये चारों आपस में मिल गए तो इनको दर्द होने लगा कि भाई ये लोग क्यों मिल रहे हैं। ठीक है ना, व्हाट आर द चैलेंजेस टू क्वाड ग्रुपिंग, मतलब इस क्वाड ग्रुपिंग को इंपॉर्टेंट चैलेंजेस क्या क्या हैं। ठीक है, लैक डेफिनेटिव स्ट्रक्चर, मतलब एक इनका कोई डेफिनेटिव स्ट्रक्चर नहीं है। कहने का मतलब है जैसे G20 वाला ही हिसाब किताब है, कोई परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है, कोई परमानेंट ऑफिस नहीं है, सिर्फ एक ग्लोबल जो है वो ग्रुपिंग है। मतलब डायलॉग पार्टनर्स हैं, डिफरेंट टाइम के ऊपर बैठ के इंपॉर्टेंट मुद्दों पे जो है वो बातचीत करते हैं। जैसे यूएस के साथ हमारा 2+2 डायलॉग है एग्जाम्पल, कि भाई हमारे यहाँ का फॉरेन मिनिस्टर
यूएस, इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर, यूएस का फॉरेन मिनिस्टर, हमारे यहाँ का डिफेंस मिनिस्टर और उनके यहाँ का डिफेंस मिनिस्टर। वहाँ डिफेंस मिनिस्टर नहीं होता, सेक्रेटरी होता है, और फॉरेन की जगह सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट होता है। तो इस तरह का कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपस में अधिकारी लोग मीटिंग कर सकें, फॉरेन मिनिस्टर, तो इस तरह का कोई एक परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। द क्वाड डिस्पाइट इन इट्स लॉफ्टी एम्बिशन, इट्स नॉट स्ट्रक्चर्ड लाइक अ टिपिकली मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन, लैक्स अ सेक्रेटरीट एंड अ परमानेंट डिसीजन मेकिंग बॉडी, ठीक है। कोई परमानेंट डिसीजन मेकिंग बॉडी भी नहीं है, जैसे यूएन में एक परमानेंट डिसीजन बॉडी है, वर्ल्ड बैंक में एक डिसीजन बॉडी होती है, एससीओ में है, ठीक है, G7 में है, या और दुनिया की अलग अलग तरह की, एशियान में है, ठीक है, जहाँ पे इम्पोर्टेंट एक बॉडी मेकिंग जो है वो एक मतलब एक सेटअप हो। तो इस तरह का इनका कोई एक इम्पोर्टेंट सेटअप नहीं है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं डिफिकल्टी इन एड्रेसिंग चाइनीज कंसर्न। तो इससे पहले हम ये देखेंगे कि जैसे इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग पॉलिसी अलोंग द लाइंस ऑफ यूरोपियन यूनियन एंड यूनाइटेड नेशंस, द क्वाड हैज फोकस एक्सपेंडिंग ऑन एक्सपेंडिंग एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट्स बिटवीन मेंबर कंट्रीज एंड हाईलाइटिंग देयर शेयर्ड वैल्यूज। कहने का मतलब है जैसे नाटो की एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं, या नाटो का एक कॉमन एजेंडा है कि भाई अगर हमारे खिलाफ किसी का अटैक होगा तो जो है वो हम अपनी पे अटैक मानेंगे और जो है हम सामने वाले को प्रोटेक्ट करेंगे। तो क्वाड में इस तरह का कुछ है नहीं, बेसिकली सिर्फ एक मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। तो इस तरह का एक सेटअप इन लोगों को बनाना पड़ेगा जिससे जो है इस ऑर्गेनाइजेशन की या इस डायलॉग पार्टनर ग्रुप की एक इंपॉर्टेंस बढ़ सके, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं डिफिकल्टी इन एड्रेसिंग चाइनीज कंसर्न। कहने का मतलब है चाइना हैज अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ties with Quad members, especially with Australia, which can be used of course influence countries in its favor। क्योंकि देखो मैंने आपको बताया चाइनीज पीपल का ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए लेके अभी मतलब हमारा जो बड़ा डर बना हुआ है कि कल को ये ऑस्ट्रेलिया को इन्फ्लुएंस ना कर लें। अगर इन्फ्लुएंस करते हैं तो फिर इंडियन इन्वेस्टमेंट जो यूएस में हो रहा है या जो ऑस्ट्रेलिया का इन्वेस्टमेंट इंडिया में हो रहा है वो एफडीआई रुक जाएगी। और अगर ऑस्ट्रेलिया को ये अपनी तारीफ कर लेते हैं तो उससे ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये ट्राईलैटरल में बदल जाएगा, वो बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हो जाएंगी इंडिया के लिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसर्न है कि भाई स्टेबिलिटी नहीं है किसी एक देश की यहाँ पे, खास करके व्हेन इट कम्स टू ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि चाइना इज एन ऑस्ट्रेलिया दे हैव वेरी गुड रिलेशन फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स, राइट। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट प्री इंडिपेंडेंस एरा, ठीक है। इम्बैलेंस्ड कॉपरेशन, अच्छा एक इम्बैलेंस्ड कॉपरेशन का मतलब है इन चारों कंट्रीज की इकोनॉमी पावर अलग अलग है। भाई देखो यूएस की जब बात करें तो इनका तो $21 बिलियन के आसपास या 21 to 23 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी है इनकी, ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। इंडिया की बेचारे की इकोनॉमी जो है वो $3 ट्रिलियन के आसपास घूम रही है। जापान की और ऑस्ट्रेलिया की इनसे भी कम है। इंडिया जो भी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी कोशिश कर रहे हैं 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हम लोग बन जाएं, ठीक है। तो मतलब इंडिया जो है वो इनके इकोनॉमिक पैरामीटर्स की जब बात करें तो आपस में जापान इज़ वेरी गुड in terms of technical infrastructure or in terms of infrastructure US is much way ahead than all these countries। तो कहने का मतलब है आपस के अंदर इनकी फाइनेंशियल जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो सब की सेम नहीं है, तो दैट में बी वेरी प्रॉब्लमेटिक इन फ्यूचर। कन्वर्जेंस इन लॉट ऑफ इश्यूज आर मिसिंग विच माइट क्रिएट इम्बैलेंस इन द फ्यूचर। बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो गया, क्योंकि कोई भी देश अपनी टेक्नोलॉजी दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं करना चाहता है, ठीक है। मारटाइम सिक्योरिटी की बात हो गई, कल को हम पे अटैक हो गया तब आप बोल नहीं रहे हो, सिर्फ मिलिट्री एक्सरसाइज के नाम पे आके चाय बिस्किट खा के चले जाते हैं, इस तरह से नहीं होगा। जब आप हम पे कोई अटैक कर रहा है तो आपको जो है वो आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो इस तरह के बहुत सारे कॉमन मुद्दे हैं। अच्छा दूसरी बात, इंडिया के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें बढ़ाना है। भाई मेक इन इंडिया तभी तो बढ़ेगा जब इंडिया का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो होगा, ठीक है। तो ये भी एक इश्यूज है। फिर लैक ऑफ कोहेरेंट एक्शंस, मतलब भाई देखो यूएस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। वियतनाम वॉर में उन्होंने क्या किया, ठीक है, क्यूबियन क्राइसिस मिसाइल के टाइम पे उन्होंने क्या किया, ठीक है, इनका तो इतिहास ही ऐसा लगा। फिर अभी अफगानिस्तान में क्या किया, तो मतलब यूएस हमेशा कहता था कि भाई वील प्रोवाइड वर्क फोर्स और हमारा विल प्रोवाइड अवर फोर्स टू डिसमेंटल द एंटायर टेररिज्म एक्टिविटीज़ अक्रॉस द ग्लोब। तो इसमें भी अभी देखो अफगानिस्तान को किस हालत में यूएस छोड़ के गए, तो इस तरह से भरोसा भी नहीं होता है। तो ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि क्वाड को बड़ा एक
विपदा वाली स्थिति में डालते हैं जहां पे भरोसा करना बड़ा मुश्किल होता है। आपने देखा होगा, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान विच मे स्पॉन द राइज ऑफ टेरर नेटवर्क्स एंड ट्रबल्ड द नेशन। क्योंकि देखो, अगर अफगानिस्तान के अंदर, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर टेररिज्म बढ़ेगा, मिडिल ईस्ट के अंदर टेररिज्म बढ़ेगा, इंडिया पे डायरेक्ट उसका इम्पैक्ट होगा, कोई रोक नहीं सकता, राइट? ये हमने देखा है। The Quad joint commitment to combat terror, beside raising the questions about America's willingness to recommit resource to gain the task of dismantling the terror networks। अच्छा, क्या हुआ आपका जो टास्क था कि भाई टेरर को हम डिसमेंटल कर देंगे, तो इसके ऊपर भी इसलिए लोगों को भरोसा नहीं है क्योंकि यूएस सिर्फ अपना फायदा देखता है, उसके बाद निकल लेता है पतली गली पकड़ के, ठीक है? तो ये इनका कॉमन एजेंडा है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है? फिर हम वे फॉरवर्ड देखेंगे कि आगे इसको हम जो है कैसे देखते हैं क्वाड को। यू कैन यूज ऑल दिस। देखो, जो भी मैंने अब तक पॉइंट्स बनाए, आप वीडियो को पॉज करके वो जो एक डायग्राम था उसमें इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उसको लिख के, कोई भी जब आंसर लिखना होता है यूपीएससी में 150 वर्ड्स में, आजकल तो बीपीएससी में भी इतना ही कर दिया है, ठीक है? यूपीएससी हो या बीपीएससी हो, या तो 150 वर्ड में लिखना होगा या 250 वर्ड में लिखना होगा। तो सारी चीज़ें तो किसी को याद रहती नहीं है। अगर मैं भी आंसर जाके लिखूं तो सारी चीज़ तो आई एम नॉट ऑल्सो एबल टू राइट। तो इसलिए करना क्या होता है, हमेशा आपको इम्पॉर्टेंट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, देखो कोई भी जो भी यहाँ पढ़ाया जा रहा है आपको, उसका आप 1 या 2 पेज के आपके पास खुद के नोट्स होने चाहिए हमेशा। एग्जाम टाइम पे अंदर वही काम में आएगा। और उसका कैसे, जैसे क्वाड मैंने पढ़ाया, मान लो SCO मैंने पढ़ाया आपको, या कोई भी कंट्री में आपको पढ़ाता हूँ मान लो, तो उसका आपके पास इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होने चाहिए कि क्वाड में कौन कौन से इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हो रहे हैं, और उन्हीं कीवर्ड्स के ऊपर आंसर को घुमा दो, ठीक है? 150 वर्ड के आंसर में क्या लिखना होता है? 10 नंबर का क्वेश्चन होता है, 250 वर्ड्स का 15 नंबर का होता है। तो इसमें क्या हो गया, इंट्रो में लिख दिया जैसे क्वाड कैसे स्टार्ट हुआ था, कौन कौन उसमें मेंबर है, ठीक है? 40 वर्ड्स का इंट्रो हो गया, ठीक है? फिर उसके बाद में मेन बॉडी में आपने लिख दिए 60 से 70 वर्ड्स, ठीक है? फिर कंक्लूजन में आपने लिख दिए 30 से 40 वर्ड्स। कितना हो गया, 40 और 30 70, 150। इसी 60-70 वर्ड के अंदर आपको डाटाज यूज़ कर लेने हैं, डिफरेंट फैक्ट्स यूज़ कर लेने हैं, या डाटा मतलब पाई चार्ट बना के आंसर को रिप्रेजेंट करना है। तो 150 वर्ड्स कोई ज़्यादा नहीं होते हैं। अब 150 वर्ड्स पे कैसे खेलोगे, जब कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स याद होंगे तो आप जो है लिख सकते हो। तो जो वीडियो को पोस्ट करना, जो आपको लगता है कि जैसे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, चाइनीज़ काउंटर को नैरेटिव करने के लिए, ठीक है, फ्री ट्रेड करने के लिए, तो इस तरह के जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उन्हीं के ऊपर आंसर को घुमाना है। फिर यही आप डायरेक्ट वे फॉरवर्ड में जब लिखोगे तो स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन की 10 वर्ड इसके बारे में लिख दिए, ज्योग्राफी की क्या इंपॉर्टेंस है इसमें, ठीक है? एनहेंसिंग द जॉइंट कैपेबिलिटीज़, आपस में कैसे इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ा सकते हैं एक दूसरे की स्क्वाड के थ्रू। तो ये इस तरह से करना है अपने को। तो अभी अपन देखते हैं वे फॉरवर्ड। स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन, बेयरिंग द स्ट्रैटेजिक लेसन्स इन द माइंड, द 4 countries should take incremental steps to deepen their military cooperation in the ways not reasonably provoke an outside reaction from Beijing while developing capacity to act credibly together if the need arise। मतलब बीजिंग को ज़्यादा प्रोवोक भी नहीं करना है, लेकिन अपनी तैयारी इस तरह से रखनी है कि जब भी ज़रूरत पड़े तो हम ऑपरेट करने की स्थिति में हो, ठीक है? मतलब हमारा मेन कोर, जैसे चाइना को लगता है कि हमने उसको सिर्फ काउंटर करने के लिए बनाया है, ऑल दो हमने बनाया है, लेकिन हमारा मेन एजेंडा ये सिर्फ नहीं रहना चाहिए कि हमें किसी को प्रोवोक करना है, राइट? हमें स्क्वाड में स्टेबिलिटी की, पीस की बात करनी है, फ्री ट्रेड की बात करनी है, उसके अलावा हमें एनर्जी सिक्योरिटी की भी बात करनी है कि कैसे हम जो है एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें, टूरिज़्म को बढ़ा सकते हैं हम लोग, हमारे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है? हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे आए, हमारे यहाँ FDI कैसे आए, क्लाइमेट चेंज की हम बात करेंगे, ठीक है? इस तरह के इंपॉर्टेंट चीज़ों की हमें सारी चीज़ों की बात करनी है, सिर्फ एक चीज़ की बात नहीं करनी, स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन होना चाहिए। फिर ज्योग्राफी की बात करते हैं। वाइल चाइना कैन रिलाई ओनली
on its own capabilities to project the power across the Indo-Pacific. Quad countries in the combination can maintain a more beneficial multipolar order by bolstering each other's maritime capabilities in their own respective geographic area of interest advantage. देन उसके बाद क्या कह रहा है, इंडिया शुड बी सपोर्टेड टू टेक ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द इंडियन ओशन, पर्टिकुलरली बे ऑफ बंगाल, मतलब ये वाले रीजन की बात कर रहा है। ये इंडो पैसिफिक के साथ इधर ही जुड़ता है, क्योंकि चाइना का इधर तो इन्फ्लुएंस है नहीं, हमें तो इसी और एरिया को सेफ रखना है। साउथ चाइना सी इधर वाले एरिया को, पैसिफिक आइलैंड्स ये वाले पूरे एरिया को, जापान ईस्ट विद यूनाइटेड स्टेट हैविंग ब्रॉड कैपेबिलिटी ओवर द होल इंडो पैसिफिक। कहने का मतलब है इंडिया को भी इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पोजीशन, ज्योग्राफिक लोकेशन इंडिया की बहुत मायने रखती है इस पूरे क्वाड में। जापान की भी इंपॉर्टेंट लोकेशन जो है वो बहुत मायने रखती है। हमें हमेशा जो है तैयार रखना होगा अपने ऑपरेशंस के लिए, हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हमेशा तैयार रखना होगा, ताकि अगर कल को कोई भी अटैक होता है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो सकती है, तो हम एक दूसरे को हेल्प करें। क्योंकि चाइना जो है वो हमेशा अपनी कैपेबिलिटी जो है उसके ऊपर रिलाई करता है, और क्वाड कंट्रीज़ हैं उनको भी अपने आप को एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में एक दूसरे की मदद करके आगे पहुंचाना है। ठीक है, फिर इनहेंसिंग द जॉइंट कैपेबिलिटीज, देयर आर नंबर ऑफ इनिशियल एरियाज इन द 4 कंट्रीज कैन एग्रीमेंट, मिलिट्री एक्सरसाइज करते रहते हैं आपस के अंदर, इंप्रूविंग इंटरऑपरेबिलिटी, एक दूसरे की मदद करें ऑपरेशंस के अंदर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके, इंफॉर्मेशन शेयर करके। इंफॉर्मेशन शेयर सबसे बड़ा रोल अदा करता है इसके अंदर। ठीक है, इसी से जॉइंट कैपेबिलिटीज बढ़ेंगी। फिर सर्विलेंस एंड रिकंसिनेशन कैपेबिलिटी, शेयर्ड लॉजिस्टिक्स एंड पावर प्रोजेक्शन कैपेबिलिटी डेवलपमेंट, मतलब लॉजिस्टिक डेवलपमेंट की बात करेंगे तो लॉजिस्टिक डेवलपमेंट क्या होता है कि जैसे मान लीजिए यूएस का कोई शिप आ रहा है और उसको जाना है जापान में, तो ऑब्वियसली उसको इधर से स्ट्रेट ऑफ मलाका होके गुजरना होगा, पाक स्ट्रेट को क्रॉस करके इधर से गुजरना होगा। मान लीजिए ड्यू टू सम इशू उनको विशाखापट्टनम पोर्ट पे हमको रोकना है थोड़ी देर के लिए, ताकि वहाँ ये लोग अपनी जो शिप है उसको ठीक कर सकें, उसमें तेल वेल डाल सकें, या कोई भी और इनका इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब हो गया उसको हम ठीक कर सकें। ठीक है, या कोई सामान उनको इंडिया को चाहिए हो तो वो वहीं विशाखापट्टनम में ही ड्रॉप कर दे, ये नहीं कि पहले जापान जाएगा फिर वहाँ से हम अलग शिप भेज रहे हो फिर। तो हमें इस तरह से ओवरऑल अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, ताकि एक दूसरे की हम जो है जब भी लॉजिस्टिक सपोर्ट की ज़रूरत हो या इंटरऑपरेबिलिटी की ज़रूरत हो तो हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें। दिस इज़ द main agenda. Now what happened in Quad 23? This is the most important thing कि अभी जो Quad 23 हुआ है इसको जो है इसका इंपॉर्टेंस क्या है ये सारा हम देखेंगे। फिर what are the important outcomes of the टोक्यो क्वाड समिट, ये हम इसको इंपॉर्टेंट देखते हैं। ठीक है, एंड दैट दिस विल बी द लास्ट। तो अभी हम देखते हैं फिर व्हाट हैपेंड टू द क्वाड 2023 समिट और उसके इंपॉर्टेंट आउटकम्स क्या हैं। ठीक है, तो द लीडर्स ऑफ द क्वाड कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन पर्सन इन समिट एट टोक्यो जापान। फ्री आपस में बात कर रहे हैं कि फ्री ओपन इंक्लूसिव, वही मोटा मोटी बात है कि भाई हम लोग एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी करेंगे। फिर एक 6 नए इनिशिएटिव की हम लोग इन्होंने बात करी है कि कैसे जो है हम लोग क्लीन एनर्जी की बात कर सकें। फिर ORN की बात इन्होंने करी है। इसमें व्हाट आर द आउटकम्स, इसमें क्या होता है, ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क। कहने का मतलब है हमारे जो ये सी के अंडर से जो केबल्स जाते हैं या एक दूसरे को जब टेलीफोनिक मतलब सिग्नल्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ओशियंस के अंदर जो है वो सिग्नल्स इतने बढ़िया तरीके से नहीं आते, तो कैसे एक दूसरे को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करके ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क दिया जा सके, जिससे क्या है किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। मतलब जो है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए इन चीज़ों की इन्होंने बात करी है। क्लीन एनर्जी पे ज़्यादातर इन्होंने जोर दिया है। फिर उसके बाद इन्होंने जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम किया है, उन्होंने कहा है कि भाई हमारे पास जो है एक इम्पोर्टेंट सप्लाई चेन जो है होनी चाहिए। किसी भी कीमत पे सप्लाई चेन जो है वो ब्रोक नहीं होनी चाहिए। और सप्लाई चेन ब्रोक कब नहीं होगी, जब फ्री ट्रेड होगा। और फ्री ट्रेड कब होगा, जब सिक्योर और स्टेबिलिटी होगी इंडियन पैसिफिक ओशन में। चाइनीज़ लोग एग्रेशन नहीं दिखा रहे होंगे या उनकी शिप्स जो हैं चारों तरफ चक्कर नहीं काट रही होंगी। ठीक है, दिस इज़ द मेन थिंग। तो ये इंपॉर्टेंट ये क्वाड 23 समिट में हुआ। इनका कॉमन एजेंडा था कि भाई हम फ्री ओपन इंक्लूसिव
एक इंटरनेशनल ऑर्डर चाहते हैं जो रूल बेस्ड हो। मैंने आपको पिछली स्लाइड में भी ये बताया था। फिर उसके बाद इन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया है, ठीक है, जॉइंट स्टेटमेंट दिया है। 6 तरह के इन्होंने कैसे इस क्वाड को और हम जो है स्ट्रेंथन करें, वो 6 तरीके के इनिशिएटिव लिए हैं विच आर नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखो पीएचडी करनी है वो बात अलग है, ठीक है, जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उतना मैंने सारा ले लिया है। ये जो है ये भी मैं देखो टोटल यहाँ पे मैंने कम से कम 4 से 5 हज़ार वर्ड्स में इसको लिखा है सारा। इसमें से आपको तो सिर्फ 150 या 250 वर्ड्स का यूज़ आएगा। तो जो आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको आप रख लेना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अपने नोट्स में, और जो इंपॉर्टेंट नहीं लगे आपको, या क्योंकि सारी चीज़ें तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आपको याद नहीं आएंगी वहाँ पे ऑन द स्पॉट, तो जो आपको इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लग रहे हो वो आप रख सकते हैं। जैसे ORN डिप्लॉयमेंट की बात की है, ठीक है, ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क की बात की है, ताकि जो है हम एक दूसरे को जो है हम इंटर ऑपरेट कर सकें, सिक्योर टेलीकॉम प्लेटफॉर्म दे पाएं। फिर उसके बाद जो है इन्होंने बात की है कि पार्टनरशिप फॉर द केबल कनेक्टिविटी एंड रेजिलियंस टू लीवरेज द क्वाड कलेक्टिव एक्सपर्टाइज इन अंडर सी केबल्स, जो जितनी भी जाती हैं क्रिटिकल नेटवर्क्स जितने भी इंपॉर्टेंट होते हैं वो सब अंडर सी होते हैं। आजकल तो जो ऑयल आता है वो भी अंडर सी आता है। आपने देखा होगा रशिया जो है वो नॉर्डिक कंट्रीज के साथ जो है वो डील किया है कि एक देश से दूसरे देश जो है वो जो ऑयल होगा वो पाइपलाइन से आ जाएगा। तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, कहीं पाइप में लीकेज ना हो जाए, कोई चोरी ना कर ले, है ना। इस तरह का इंपॉर्टेंट क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ये लोग कैसे बनाएंगे, ये सारे मुद्दे इन्होंने इस पे चर्चा की है इस सबमिट में, ठीक है। तो अभी तक मोटा मोटी आपको मैंने सब बता दिया है, क्वाड का कैसे फॉर्मेशन हुआ, क्या उसका इंपॉर्टेंस था, क्या इंडिया के लिए सिग्निफिकेंस है, क्या इसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, क्या इसकी नेगेटिव चीज़ें हैं जो इनको और काम करना। और अभी हम देख रहे हैं 23rd सबमिट जो कि अभी हुआ है जापान में। फिर उसके बाद में कैसे एक दूसरे के यहाँ जो है इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर ला सकते हैं, एफडीआई इंक्रीज होगा। तो ये इस तरह के तमाम मुद्दे हैं जो इन्होंने डिस्कस किए हैं। नाउ द डाटा शेयरिंग विद द पार्टनर्स इन साउथ ईस्ट एशिया पैसिफिक अंडर द प्रोग्राम्स अंडर वे वुड सून इंक्लूड द पार्टनर्स इन द इंडियन ओशन रीजन। मतलब जो यहाँ पे पार्टनर थे वो इंडियन ओशन रीजन में भी होंगे। आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि व्हाट इज इंडियन ओशन रीजन, ठीक है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है क्या ये, या कोई डायलॉग पार्टनर्स हैं ये, या किस तरह की मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है, और कौन या है भी कि नहीं है, और कौन कौन से इसमें इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं इंडियन ओशन रीजन के अंदर, ठीक है। ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। फिर व्हाट आर द कंसर्न एक्सप्रेस्ड इन 2023 की सबमिट में, 2023 की सबमिट में इंपॉर्टेंट कंसर्न क्या थे। रशिया यूक्रेन वॉर इन अ जॉइंट स्टेटमेंट ऑफ क्वाड कंट्री एक्सप्रेस देयर डीप कंसर्न ओवर द यूक्रेन वॉर। मतलब डीप कंसर्न से इन्होंने जो है दिखाया कि भाई ये जो रशिया वॉर, अच्छा इन्होंने बहुत सारे लोगों ने ये भी मुद्दा उठाया था इस मीटिंग में कि सर जो है इंडिया का कोई स्टेटमेंट नहीं आया रशिया। तो फिर हमने जो डील कर ली यूएस के साथ और जापान के साथ कि भाई रशिया जो है वो हमारा एक बहुत ही पुराना एक एलाइड है, पार्टनर है, हम लोग बहुत ही ओवरली डिपेंडेंट हैं उनके साथ डिफेंस डील्स के अंदर। तो आप ये हमारा पर्सनल मामला है, तो इसमें आप इंटरफेयर मत कीजिए, और उस वजह से क्वाड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो बाद में ऑस्ट्रेलियन सेक्रेटरी स्टेट ने भी ये बयान दिया, जापानीज प्राइम मिनिस्टर ने भी बयान दिया कि इंडिया का ये जो रशिया के अंदर जो इंडिया का पोजीशन है रशिया के ऊपर आफ्टर रशियन यूक्रेन वॉर, उससे जो है क्वाड के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो इससे ये भी दिखाता है, ये चीज़ भी दिखती है कि कितना इंडिया का स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे या इंडिया का ग्लोबल एरिना में कितना स्ट्रेटेजिक होल्ड है। क्योंकि हमारे लिए हमारी कुछ इंटरनल पॉलिसी, हमारी कुछ एक अलग एजेंडा है हमारा फॉरेन पॉलिसी का, उसको हम जो है वो किसी और के हिसाब से परस्यू नहीं करेंगे, वो हमारे हिसाब से परस्यू होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद हाउ द जॉइंट स्टेटमेंट डिड नॉट कंडेम और क्रिटिसाइज रशिया फॉर इट्स इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। हमने नहीं किया, ऑब्वियसली हमारा एजेंडा था ये, हमने एब्सटेन किया। स्टैंड ऑफ द कंट्रीज, इंडिया सो फार रिफ्रेंड फ्रॉम कंडेमिंग क्रिटिसाइजिंग रशिया फॉर इट्स इन्वेजन, कोई नई बात नहीं है, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। कंसिस्टेंसी, ऑल 4 कंट्रीज स्टूड एडहेरेंस टू इंटरनेशनल लॉ, रिस्पेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, यूएन प्रिंसिपल, आपस में एक दूसरे की टेरिटोरियल सोवरेनिटी की रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स के अंदर मामले में जो है मदाखलत नहीं करनी है, इंटरफेरेंस नहीं करनी है। फिर उसके बाद विद स्ट्रॉन्ग टाइज विद रशिया डिफेंस एनर्जी, इंडिया अर्लियर रजिस्टर्ड एनी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज इन द क्वाइंट जॉइंट स्टेटमेंट। मतलब इंडिया का ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ डिफेंस में ओवर डिपेंडेंस है, तो हमने इस तरह की कोई
ऐसी स्टेटमेंट नहीं दिया जॉइंट स्टेटमेंट में जो कि दैट कैन हर्ट रशिया, राइट, बिकॉज हमारे खुद का एक कंसिस्टेंट अप्रोच है रशिया को लेके, और वो हम कभी किसी के और के कहने की वजह से डिक्टेट नहीं करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम इंपॉर्टेंट जो सी लॉज बने हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट लॉज हैं जो रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर की बात कर रही हैं, उन सब पे हम लोग जो है वो अमल करेंगे या मानेंगे। हम किसी चीज़ को जो है वो डिसऑनेस्ट नहीं करेंगे या डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे, सारे रूल्स को जो है हम लोग फॉलो करेंगे। उसके बाद द क्वाड एम्फसाइज्ड ऑन द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी एंड द मेंटेनेंस ऑफ द फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ओवर फ्लाइट, ठीक है, नेविगेशन की फ्रीडम होनी चाहिए, ओवर फ्लाइट की वो होनी चाहिए। फिर साउथ ईस्ट एशिया सीज के अंदर हमारा जो इंपॉर्टेंट रोल है उसमें हम कंटिन्यू जो है हमारा रोल अदा करते रहेंगे। इम्प्लिसिट रेफरेंस टू द चाइना, द स्टेटमेंट डिड नॉट मेंशन चाइना बाय नेम बट गिविंग इम्प्लिसिट रेफरेंस टू चाइना फॉर इट्स डोमिनेंस इंडो पैसिफिक। मतलब डायरेक्टली अटैक नहीं कर रहे हैं, इनडायरेक्टली तो हमें भी पता है कि क्वाड बनाए क्यों है, किसको चीज़ को करने के लिए बनाए, ये आंसर में भी लिख सकते हैं, टू काउंटर चाइना एंड इट्स एग्रेसिव पॉलिसीज। चाइना को काउंटर करने के लिए और उसकी एग्रेसिव पॉलिसीज़ को काउंट करने के लिए, और हमने प्रेस स्टेटमेंट में इस तरह से चाइना का डायरेक्टली नाम नहीं लिया है, इनडायरेक्टली सबको पता चल जाता है किसके बारे में क्या करें, क्योंकि सबको, हर कंट्री को, एवरीबडी नोज नाउ डेज that which country is aggressor country. Just like Pakistan, everybody knows they are the breeding ground for the terrorism. Just like Russia is one of the most hardest communist country on the planet Earth, right? A single party system government is there, so it's very difficult to do business also there, right? At last we'll see that the 4 countries strongly oppose the destabilizing और यूनिलैटरल एक्शंस दैट सीक टू चेंज स्टेटस को, भाई स्टेटस को, ठीक है। फिर उसके बाद इंडो पैसिफिक, द क्वाड असर्टेड दैट कॉल्ड पीस एंड स्टेबिलिटी इंडो पैसिफिक वेयर नो कंट्री डोमिनेट्स, नो कंट्री डोमिनेटेड। क्वाड का मेन एजेंडा ये है, ना तो हम किसी को डोमिनेट करने देंगे और ना किसी के ऊपर डोमिनेट करेंगे, ये इनका मेन एजेंडा है। ये कहना चाह रहे हैं भैया हम जो है इंडिया पैसिफिक ओशन में पीस और स्टेबिलिटी चाहते हैं सिर्फ, और फ्री ट्रेड की बात करते हैं, इसके अलावा ना हमें कुछ चाहिए ना हम बातें करेंगे, ये सिर्फ बातें, ये लोग ऐसी तरह की बात निकल के आ रही है। एंटी टेररिज्म, क्वाड है स्ट्रांगली कंडेम्ड द एक्ट ऑफ टेररिज्म इंक्लूडिंग 26/11 अटैक्स इन मुंबई एंड पठानकोट। मुंबई में जो 26/11 अटैक हुआ था, फिर उसके बाद जो पठानकोट पे अटैक हुआ था रिसेंटली 2016-17 में, ठीक है, तो ये 18-19 में सॉरी, जो एयरबेस पे अटैक हुआ था उसकी चर्चा इन्होंने जो क्वाड सबमिट में करी है, ठीक है। फिर उसके बाद में व्हाट आर द फ्यूचर आइडियाज एंड एक्शंस ऑफ द क्वाड, आगे फ्यूचर आइडियाज क्या हो सकते हैं क्वाड के, ये आखिरी चीज हम देखते हैं। शेयर्ड वैल्यूज, हमारी शेयर्ड वैल्यूज क्या होती है, इन चारों कंट्री की शेयर्ड वैल्यू क्या है, डेमोक्रेसी, फ्री फ्लो ऑफ इकोनॉमी, सबसे इंपॉर्टेंट डेमोक्रेसी और फ्री फ्लो ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। फिर उसके बाद थ्रू द शेयर्ड एफर्ट्स द क्वाड कंट्रीज आर गिविंग a practical dimension to their vision of free open inclusive Indo Pacific, ऑलरेडी बता चुका हूँ। डेजिग्नेशन ऑफ द टेररिस्ट, इस तरह की ये कंट्री एक दूसरे की हेल्प करके जो यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल जिसमें P5 मेंबर्स हैं, कमेंट बॉक्स में ये करके बताइए कि कौन कौन से कंट्री जो हैं वो परमानेंट मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, ठीक है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई इस तरह के जो टेररिस्ट लोग हैं जो कभी भी एक दूसरे की कंट्रीज पे अटैक करते हैं, तो इन लोगों को हम एक जॉइंट ऑपरेशन करके या एक ऐसा डायलॉग पार्टनर जितने भी आपस में मिलके इन लोगों को उस जो 1267 सैंक्शन लिस्ट है उस कमेटी में इन लोगों का नाम दर्ज करा दें, ठीक है। जो भी जैसे इंडिया के अंदर अगर हो रहा है तो भाई हम यूएसए से मदद चाहते हैं, यूएस से उम्मीद है हमें कि भाई यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया हमारी मदद करेंगे उन पर्टिकुलर टेररिस्ट लोगों को इस 1267 लिस्ट के अंदर ऐड ऑन करवाने के लिए। आखिरी में कंटिन्यूएशन एंश्योरिंग दैट क्वाड विल कंटिन्यू टू सपोर्ट एक्सेस टू क्वालिटी सस्टेनेबल क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टिगेशन इन द रीजन इंडिकेटेड क्वाड लीडर्स सबमिट। मतलब आखिरी में ये है कि हम लोग जो चाहते हैं कि भाई क्वाड जो है वो एक ऐसा ग्रुप बने कि जो रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करे, पीस की बात करे, फ्री ट्रेड की बात करे, क्लीन एनर्जी की बात करे, ग्लोबल सप्लाई चेन की बात करे, ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क, एक दूसरे को कैसे हम लोग जो है इंटरऑपरेबिलिटी की बात करें। मतलब
तमाम तरह के मुद्दे हैं। स्टार्ट हुआ था सुनामी से लेके, सुनामी में मदद से लेके, डिजास्टर रिलीफ से लेके, फिर 2007 में आइडिया आया, फिर 2017 में ग्रुपिंग हुई। आपने तमाम तरह से आपने इस हर एंगल से आपने क्वाड को देखा कि क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट एजेंडा हैं, क्या इसके इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस हैं, वे फॉरवर्ड क्या है। फिर उसके बाद में हमने ये बताया कि जो है क्वाड की 2023 सबमिट है, उसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट की टेक अवेज हैं। तो इस तरह से आपको ये सारा, इसको एक बार देखिए वीडियो को, 2 बार देखिए, फिर इस तरह से आपको समझ में आएगी। और फिर जो भी वीडियोस होती हैं उसको आप जो है उसके इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स जो हैं उनको भी आप टेक अवे करिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। और अगला आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि अगला आपका मन पसंदीदा टॉपिक क्या है। ठीक है, टिल देन थैंक यू, कीप वॉचिंग परफेक्शन आईएएस।